प्यारे बच्चों, आज फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 11 पढ़ेंगे। और बच्चों, आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग क्लास 11th में टॉर्क पढ़े होंगे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर नंबर 11 में टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाए बच्चों यही। तो माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी, आई टीच ओनली फिजिक्स ऑन दिस चैनल। ठीक है बच्चों, तो मजा आने वाला है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसकी जरूरत आगे चल करके हमको पड़ेगी। ठीक है ना। तो हेडिंग रहेगा टॉर्क ऑन डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बच्चों हेडिंग है आपकी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है बच्चों, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड सब जगह सेम होना चाहिए और डायरेक्शन सब जगह सेम होना चाहिए। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों ही सेम होगा तो कहेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो ये पढ़ेंगे यूनिफॉर्म। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे नॉन यूनिफॉर्म में, कि नॉन यूनिफॉर्म अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है तो क्या होगा। तो समझिए, ये आपका मान लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रखा हुआ है, ये आपका डाइपोल है ए बी। आपको पता है यहां पर माइनस क्यू चार्ज होता है और यहां पर प्लस क्यू होता है। डाइपोल की जो लेंथ होती है बच्चों वो 2l होती है, ये भी आपको पता है। और ये जो डाइपोल है ये फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया है। तो पढ़ना है टॉर्क कितना अप्लाई होगा। टॉर्क का मतलब होता है बच्चों, आपने 11th में पढ़ा है, टेंडेंसी ऑफ रोटेशन बाय एक्सटर्नल फोर्स। किसी बॉडी पर फोर्स लगा करके उसे रोटेट करने की जो टेंडेंसी होती है उसी को हम लोग कहते हैं टॉर्क, यानी मोमेंट ऑफ फोर्स। फोर्स का मोमेंट है, तो यहां भी फोर्स का मोमेंट ही पढ़ेंगे। और इस पर जो क्वेश्चन बनते हैं बच्चों वो फार्मूला बेस्ड हो सकते हैं और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हो सकते हैं। वो जेईई मेंस और नीट में पूछे जाते हैं। क्लास 12 में आपको डेरिवेशन करना होता है कि इस पर टॉर्क कितना होगा। तो टॉर्क कैसे लगेगा ये सोचते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज पर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है। मतलब इस पर जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन लगेगा एफ, ऐसे। और इसको मोटा कर देते हैं, ये फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, फोर्स कितना लगेगा एफ, ये एफ लगेगा फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी मैग्नीट्यूड हमने मान लिया कितना है, कैपिटल ई है। कितना है, कैपिटल ई है। तो फोर्स कितना लगेगा, कहोगे चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना फोर्स लगेगा। और इतना इस पर भी क्या होगा, इस पर फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन लगता है। नेगेटिव चार्ज पर फील्ड के अपोजिट लगता है। इस पर भी चार्ज फोर्स कितना होगा, एफ इंटू एफ इक्वल टू, इधर फोर्स लगेगा एफ इज इक्वल टू क्यू ई। दोनों फोर्स इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में अपोजिट है। लेकिन इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है। तो क्लास 11th में आपने पढ़ा है कि जब डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन हो और इक्वल अपोजिट हो तो वे फोर्सेस, पेयर ऑफ फोर्सेस कपल कहलाते हैं। दे आर कॉल्ड कपल। तो यहाँ पर दोनों फोर्सेस क्या है, एक कपल बनाते हैं। कपल का मतलब पेयर ऑफ फोर्सेस, कुछ और नहीं। ठीक है ना। कपल का मतलब पेयर ऑफ फोर्सेस, और कुछ मत समझना गलती से भी। तो बच्चों
पेयर ऑफ फोर्सेस जो है ये क्या करेंगे, एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे, तो डाइपोल क्या करेगा, हमारा रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, ये पूरा सिस्टम रोटेट करना स्टार्ट कर देगा ऐसे। और ये कब तक रोटेट करेगा, तो जब तक कि डाइपोल मोमेंट, आपने पढ़ा है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की होता है पी की डायरेक्शन। यहाँ जब कहते हैं जो पी होता है हमारा, ये नेगेटिव से किधर होता है, पॉजिटिव होता है। तो डाइपोल मोमेंट पी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में जब तक नहीं हो जाएंगे तब तक ये रोटेट करता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू मूव अलाइन द डाइपोल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स अलाइन द डाइपोल, डाइपोल को फील्ड के डायरेक्शन में क्या करता है, अलाइन करने का ट्राई करता है। टेंड्स टू मूव या टेंड्स लिख देते हैं इसको, टेंड्स टू मूव या ट्राई टू, टेंड्स है ना, जो भी आप लोग अपने लैंग्वेज में समझना चाहें समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने का प्रयास करता है, तो ये रोटेट करेगा, तो रोटेट करने की टेंडेंसी ही टॉर्क है। और टॉर्क जो है बच्चों ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। और इसे हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, किससे, टाउ से, ठीक है ना बच्चों। तो टाउ कैसे निकालते हैं, जब कपल एक्ट होता है, तो कपल एक्ट करता है जब किसी बॉडी पर, तो टॉर्क निकालने का एक ही फार्मूला होता है, वो है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसमें से कोई फोर्स ले लेंगे, F ये ले लिया, इनटू इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस होगी नहीं, ये डिस्टेंस नहीं होगी, तो कौन सी डिस्टेंस होगी, ये इसको हम थोड़ा सा आगे ऐसे खींचिए, एक्सटेंड करें परपेंडिकुलर, इसको जब पीछे खींचोगे ये किसी पॉइंट C पर परपेंडिकुलर बना रहा है, तो ये जो BC आपका दिखाई पड़ रहा है, BC यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो F इंटू BC ये आपका आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ से साइन थीटा, राइट एंगल ट्राइंगल CAB से मैं साइन थीटा अगर कैलकुलेट करें तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मींस BC अपॉन AB, और BC अपॉन AB कितना है 2L, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो BC आ जाएगा 2L साइन थीटा। और F की वैल्यू आपको पता ही कितना है, Q इंटू E, दोनों वैल्यू यहाँ रखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो कितना आ जाएगा बच्चों, टाउ इक्वल टू QE 2L साइन थीटा, ये Q इंटू 2L एक साथ कर देंगे, Q इंटू 2L बच्चों होता है, आपको पता है डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू Q इंटू 2L, तो यहाँ कर देंगे P, तो टाउ के लिए फार्मूला मिलेगा PE साइन थीटा। ये जनरलाइज फार्मूला मिल जाता है इक्वेशन नंबर सेकेंड। किस केस में, जब डाइपोल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाते हुए रखा गया हो, तो इस फार्मूले से टॉर्क कितना अप्लाई होगा ये कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना बच्चों। यही है टॉर्क का फार्मूला, यही डिराइव करना होता है, और इसी फार्मूले से बच्चों न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है। अब जरा सोचते हैं बच्चों, इस डाइपोल पर नेट फोर्स कितना होगा, नेट ट्रांसलेशनल फोर्स, मतलब ये डाइपोल आगे जिससे बढ़ जाए, मतलब यहाँ पर ना रही तो यहाँ पे रह के रोटेट कर रहा है, यहाँ पर रह करके रोटेट कर रहा है, ऐसा नेट फोर्स लग जाए कि ये आगे बढ़ जाए या इस डायरेक्शन बढ़ जाए, मतलब ट्रांसलेशनल में आ जाए। तो ट्रांसलेशनल नहीं आ पाया, क्यों, फोर्स इक्वल है, अपोजिट हैं। तो नेट फोर्स कोई पूछे डाइपोल पर, नेट फोर्स कितना होगा, कहोगे 0, लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं होता, क्योंकि माइनस QE और प्लस QE जब आप ऐड करोगे तो 0 ही मिलेगा। तो नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडीशन क्या होनी चाहिए,
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए नेट फोर्स 0 होता है, लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं होता है। तो टॉर्क कितना होगा, PE sin थीटा, याद रखेंगे। अब केस फर्स्ट अगर इसमें लगाएं, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, उससे पहले इस टॉर्क का वेक्टर फॉर्म लिख लिया जाए। तो वेक्टर क्वांटिटी है ही बच्चों, तो वेक्टर कितना होगा, ये वेक्टर टाउ, इसमें वेक्टर नहीं है तो एक n कैप का मल्टीप्लाई कर देंगे और PE sin थीटा n कैप, याद करिए क्लास 11th का वेक्टर प्रोडक्ट A क्रॉस B क्या होता है, AB sin थीटा n कैप। तो इसको मैं लिख सकता हूं P क्रॉस E, तो इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म हो जाएगा बच्चों, क्लियर है। अब कोई पूछे इसका डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन, तो जो डायरेक्शन डिटरमाइन करते हैं बच्चों, डायरेक्शन डिटरमाइन करते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। इस रूल से हम लोग टॉर्क का डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्शन ऑफ टाउ किससे कैलकुलेट करेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल से। और ये कहता है जैसे किसी स्क्रू को हम किसी स्क्रू ड्राइवर से जब कसेंगे तो रोटेट कराएंगे, और रोटेट कराएंगे तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, रोटेशन का, और आगे बढ़ने का क्या होगा, स्क्रू का। पता है क्लास 10th में आपने पढ़ा है राइट हैंड स्क्रू रूल, करंट का डायरेक्शन शो करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो ठीक उसी तरह से ही यहाँ पे जो डायरेक्शन है, मान लो ये आपका P है, वेक्टर P, ये आपका है वेक्टर E, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो वेक्टर टाउ किधर होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा बच्चों। वेक्टर टाउ का डायरेक्शन ये होगा, यही है राइट हैंड स्क्रू रूल। मतलब यहाँ से यहाँ तक रोटेट कर रहा है तो उस प्लेन ऑफ पेपर, मान लो जैसे कि ये रखा है डाइपोल ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डाइपोल है, ये रोटेट ऐसे कर रहा है ऐसे, तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, टॉर्क होगा, या तो परपेंडिकुलर ऊपर या परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में क्या होगा, टॉर्क का डायरेक्शन होगा, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एग्जाम में बच्चों पूछ लेता है, कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है टॉर्क का डायरेक्शन जो है किस लॉ से कैलकुलेट करते हैं टॉर्क का डायरेक्शन। तो याद रखेंगे राइट हैंड स्क्रू रूल, और ये P और E को यहाँ से यहाँ तक रोटेट करने में जो पेपर प्लेन बनेगा उसके परपेंडिकुलर एक्ट होता है। क्लियर है यहाँ तक, नो प्रॉब्लम। तो वीडियो को पॉज करें बच्चों, यहाँ तक नोट कर लें, जल्दी से इसको नोट कर ले बेटा सब लोग, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। नोट कर लिया, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, फिगर ड्रॉ कर लिए, ओके नोट कर लिए, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करता हूं बेटा, ओके तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं बच्चों। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा ये चेक करना है बच्चों, मैक्सिमम टॉर्क। तो बच्चों मैक्सिमम टॉर्क केस फर्स्ट पहले लगाएंगे, मिनिमम कब होगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, डाइपोल भी इधर, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, तो टॉर्क क्या होगा 0। मतलब जब फील्ड के डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में टॉर्क हो, डाइपोल होगा, तो कोई टॉर्क अप्लाई नहीं होगा। भाई उसी डायरेक्शन में आ गया है, ये ऐसे हो गया है ना, तो कोई टॉर्क अप्लाई नहीं होगा। तब क्या होगा, कब अप्लाई होगा, मैक्सिमम कब होगा बच्चों, केस सेकेंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो टॉर्क मैक्सिमम होगा, और ये होगा कितना, PE। भाई साइन 90 रख देंगे ना, तो कितना होगा PE। मतलब अगर इसको 90 डिग्री ऐसे रख दिया जाए तो टॉर्क मैक्सिमम होगा बच्चों,
अगर इसको हम 90 डिग्री रख दें परपेंडिकुलर इसके, तो क्या होगा, टॉर्क मैक्सिमम होगा, और इसी डायरेक्शन में अगर रख देंगे तो मिनिमम हो जाएगा, कोई टॉर्क अप्लाई नहीं होता है बच्चों। ठीक है, ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। क्लियर है? तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना टॉर्क अप्लाई होता है। डायरेक्शन राइट हैंड स्क्रू रूल से अप्लाई करेंगे। वेक्टर फॉर्म मैंने लिख ही दिया है आप लोग का। नेट फोर्स 0 होता है, नेट टॉर्क 0 नहीं होता है। अगर बच्चों ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब क्या है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यू इंक्रीज कर रही हो या तो डिक्रीज कर रही हो, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रही हो या डिक्रीज कर रही हो, इस केस में क्या होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और जब बच्चों नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो नेट फोर्स कभी 0 नहीं होता है। इसमें नेट फोर्स डज नॉट 0, नेट फोर्स 0 नहीं होता है, और नेट टॉर्क 0 नहीं होता है। इस पर भी कुछ ना कुछ टॉर्क अप्लाई होता है। किस केस में, नोट कर लेना आप लोग बच्चों कॉपी में, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स 0 नहीं होता है, नेट टॉर्क भी 0 नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो टॉर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, टॉर्क आएगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो ये टॉर्क निकालेंगे वेयर R क्या है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर मतलब एक डिस्टेंस है, ठीक है ना, फ्रॉम डाइपोल, डाइपोल मतलब मिड पॉइंट से इसकी क्या है, डिस्टेंस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है उस डाइपोल से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और जो डाइपोल मोमेंट है उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं नॉन यूनिफॉर्म वाले केस में। क्लियर है, ये बात क्लियर है बच्चों? मतलब नॉन यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको निकालना है, सॉरी डाइपोल मोमेंट निकालना है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फिर जाकर के आपको टॉर्क मिलेगा। मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वो कैलकुलेट करिए, है ना। डाइपोल से मान लेते हैं r डिस्टेंस पे है, तो पहले वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ER मान लीजिए, और ER कैलकुलेट कर लीजिए, और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना। तो ये है टॉर्क कैलकुलेट करने का तरीका। इसको बच्चों मैं इरेज करूं, ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं, इस साइड ये इरेज करता हूं। ये चीज आप समझ गए बच्चों। अब बात करते हैं इस पर नेट फोर्स 0 क्यों नहीं होगा, नेट फोर्स 0 क्यों नहीं होगा। देखो इधर मान लिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग। अगर मैं डाइपोल ला करके यहाँ -q है, यहाँ +q है, मतलब डाइपोल मोमेंट वेक्टर P भी इसी डायरेक्शन में रख दें, पैरेलल, मतलब किधर रख दें, पैरेलल। अब जरा बताइए, अगर इंक्रीज कर रहा है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, इधर ज़्यादा होगा, इधर और ज़्यादा होगा, इधर और ज़्यादा से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता चला जा रहा है। मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, इसी फील्ड में से रखा हुआ है ये। तो फोर्स जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा वहाँ पर फोर्स भी ज़्यादा, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम वहाँ फोर्स भी कम। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो बहुत ज़्यादा होगा। सपोज दैट F1, इधर सपोज दैट F2 फोर्स है, अपोजिट, भाई नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड के अपोजिट लगेगा, पॉजिटिव चार्ज में फील्ड के डायरेक्शन में, और यहाँ F1 बड़ा होगा F2 से, तो नेट फोर्स किधर लगेगा, फील्ड के डायरेक्शन में। नेट फोर्स किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएगा। क्लियर है, नेट फोर्स किधर होगा, फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर मैं यही एंटी पैरेलल कर दूं, एंटी पैरेलल, तब क्या होगा बच्चों, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग, और डाइपोल मोमेंट हमारा ऐसे रखा है, +q इधर -q इधर,
अब इस पर जो फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इसे F1 कह दीजिए या F2 ही कर दीजिए, इसको अभी F2 आपने माना है, इसको F1 करेंगे तो किधर लगेगा F1, फील्ड के डायरेक्शन में। F1 भाई पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है फील्ड के अपोजिट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ फील्ड कम तो फोर्स कम, यहाँ फील्ड ज़्यादा तो फोर्स यहाँ पर क्या होगा, ये वाला बड़ा होगा, मीन्स F2 बड़ा है F1 से, तो नेट फोर्स किधर होगा, नेट फोर्स डायरेक्शन होगा ये वाला डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर। इस बार नेट फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा। क्लियर है बच्चों? यही है टॉर्क ऑन डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट फोर्स। यहाँ नेट फोर्स 0, यहाँ नेट फोर्स डिपेंड करता है डाइपोल कैसा रखा गया है, पैरेलल और एंटी पैरेलल। ठीक है बच्चों? तो ये है डाइपोल के कारण डाइपोल पर टॉर्क कितना अप्लाई होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करा दिए हैं और इससे रिलेटेड बाहर कुछ भी नहीं आएगा। टॉर्क से रिलेटेड इससे क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड आपके बुक में दिया गया है, सेल्फ सॉल्व कीजिए। ठीक है बच्चों? और ट्राई करेंगे, सॉल्व हो जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। केवल कॉन्सेप्ट एक एक याद रखना, कहाँ पर फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा और कहाँ फील्ड के अपोजिट। ठीक है बच्चों? तो ये वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो लाइक ज़रूर कर देना, और बच्चों अपने फ्रेंड्स को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट बस सारे आपके फ्रेंड्स भी देख पाएंगे, सभी बच्चे पढ़ें और सबका नॉलेज बढ़े, यही उम्मीद करता हूँ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसकी आगे का टॉपिक कि अगर कोई डाइपोल फील्ड में रखा गया है तो उसको रोटेट कराने में कितना वर्क डन होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।